स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और न्यूज़ फ्लोज इवेंट से भरा हुआ दिन आज आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर आज बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो डेट म्यूचुअल फंड वाली खबर, जिसमें फाइनेंस बिल के अंदर कुछ बदलाव के प्रस्ताव की बातचीत, फिर सेकंड हाफ में बदलाव मंजूर भी हो गया, तो उसका इम्पैक्ट आज तमाम एएमसी स्टॉक्स में देखने को मिला। एसटीटी घटाने की बात, खास तौर से एसटीटी बढ़ाने की, माफ़ कीजिएगा, बढ़ाने की बात जो ऑप्शन राइटर्स के ऊपर आई, फ्यूचर ट्रेडर्स के ऊपर आई, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा मार्केट्स में। एचएएल का सेकेंड डे, जबकि आज आपको दिखाई पड़ेगा ओएफएस के ऊपर 0.25% का उन्होंने अपना ग्रीन शू ऑप्शन एग्जीक्यूट कर दिया। कैंपस की ब्लॉक डील, तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज रिलेटेड इवेंट आज पूरे दिन आपको दिखाई पड़ेंगे। आईटी में एक्सेंचर के नंबर्स, तो इन सब के पीछे बाजारों में बिकवाली रही। लास्ट आवर में आके मिड कैप स्मॉल कैप डे लो पर बंद हुए, 0.2% बिकवाली स्मॉल कैप, 1.5% बिकवाली मिड कैप। पीएसयू बैंक 1.5% नीचे, 1% नीचे, आधा परसेंट नीचे मिड कैप। पूरा वीक में बाजार बिकवाली में रहा, तो 1% नीचे निफ्टी, 1% नीचे सेंसेक्स वीक भर में, 2% नीचे मिड कैप, 2% नीचे स्मॉल कैप। हैवी सेल ऑफ मार्केट्स में कंटिन्यू कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है, लेकिन बड़े हिसाब से आप देखेंगे तो दायरा ही है 16,800, 17,200, जिसको इंडेक्स रेंज के अंदर देख रहा है। हैवी वेट्स में सेल ऑफ, उस सेल ऑफ के दम पर मार्केट से प्रेशर रहा। सबसे ज़्यादा बिकवाली आज मेटल में, और एक बार फिर से फार्मा आज वापस हरे निशान में रहा। लगातार तीसरा दिन जब भी खरीदारी रही, थोड़ी बहुत इंश्योरेंस में बाइंग आज के सत्र में, लेकिन ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स, इन शेयरों में बिकवाली थी। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा, और ओवरऑल भी एक वीक साइड पे मार्केट्स आज ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े अमिड ऑल न्यूज़ फ्लोज। तो हैवी न्यूज़ फ्लो का डे, और लेकिन बिकवाली का जो दौर है वो अभी भी मार्केट के अंदर कंटिन्यू दिखाई पड़ रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला सीधे शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है एचडीएफसी ग्रुप के मर्जर के बाद जिनका एचडीएफसी का 25 शेयर हैं उन्हें ही 42 शेयर मिलेंगे, एचडीएफसी का मिलेगा। आई हैव लेस देन 25 शेयर्स, व्हाट शुड आई डू? सर, पहली चीज़ तो मुझे इसका रेशियो भी याद नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन अगर यही रेशियो है और आपके पास 25 से कम शेयर हैं, तो बचे हुए कि आपको कैश मिल जाएंगे। प्रीटी सिंपल, आपको रिफंड कर देती है कंपनी जो आपको नहीं एडजस्ट कर पाए उसमें। 90% तो यही होता है। बाकी दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। वेट एंड वॉच, और पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या इसका मर्जर रेशियो यही है, लेकिन अगर आपका रेशियो अलाइन नहीं होता उसमें, तो जितना बचता उतने का पैसे वापस हो जाते हैं। ये नियम सो फार तो देखा गया है आईपीओ के केसेस में। यहाँ पर देख लेते हैं कैसा नियम आएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और रही बात 25 शेयरों की, कन्फ्यूजन से बचना चाहते हो तो ले लीजिए 2-4 शेयर। एचडीएफसी कोई ख़राब कंपनी नहीं, इसके शेयर आप नहीं ले सकते। इस तरह की कंपनी को तो वैसे ही आप पोर्टफोलियो में रखिए, चाहे एचडीएफसी लिमिटेड हो या एचडीएफसी बैंक हो। दोनों ही कंपनियों को मतलब दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस। 80% प्लस मार्केट शेयर एचडीएफसी लिमिटेड, एंड देश के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप तो आप अकॉर्डिंगली दोनों में पोजीशन ले सकते हैं, और 25 क्या बढ़ा भी सकते हैं पोजीशंस को। लेकिन अगर ऐसा रेशियो डिसप्रपोर्शनेट हुआ तो वो कैश मिल जाएगा, जो अब तक देखा गया है, और बाकी एक बार रेशियो चेक करना पड़ेगा। आईबी रियल एंड स्पॉन्सर में लॉस बुक करके और किसी अच्छे शेयर में स्विच कर सकते हैं, पैसा अपना है, 6 महीने भी वेट कर सकता हूं अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो। नेक्स्ट सर, स्पेंसर के केस में एक बार को मैं फिर भी आई कैन वाउच फॉर, क्योंकि इनके केस में 2-3 चीज़ें बदली हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने अपने ऑनलाइन स्पेस में कामकाज शुरू किया है, जिसके अपडेट इन्होंने एक्सचेंज को दिया है। दूसरी तरफ इन्होंने अपने नए सीईओ का चुनाव किया, 2 दिन पहले खबर आई थी नए सीईओ का चुनाव है, और जब ये कैश एंड कैरी में गए तो स्टॉक ने रिएक्शन भी दिया था, 13-14% चल गया था उसी दिन। सो ये कुछ चीज़ें कर रहे हैं, गोयनका ग्रुप है पीछे, तो यहाँ एक बार को शायद लग रहा है कि रिस्पाइट आ सकता है। लेकिन इंडिया बुल्स के केस में तो मतलब शेयर डिसअपॉइंटमेंट है, तो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्या करना चाहिए। इस तरह की मासिव पोजीशन का लॉस बुक करना मतलब मन भी करता है, नहीं भी। ऑब्वियसली बात, जिसका हार्ड एंड मनी लगा है वो नहीं बुक कर पाएगा। कहना आसान है लेकिन होता नहीं असली में। सो बेटर है कोई भी तेज़ी मिले उस एग्जिट, उसका इस्तेमाल करके आप एग्जिट करें, वो ज़्यादा बेटर है। और किसी अच्छी कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा आप नहीं झेल सकते हैं, तो आप यहाँ से निकल के गो विद द बेस्ट ऑफ द बिजनेस लाइक टीसीएस एंड इन्फोसिस एंड ऑल। बहुत समय तक बाज़ार जूझने के बाद, यानी करीब 10-12 साल जूझने के बाद,
एक चीज़ समझ में आ गई कि आप हमेशा NSE 500 शेयरों में नहीं, माफ़ कीजिएगा, NSE 100 शेयरों में ही रहिए या NSE 200 शेयरों में ही रहिए। उससे एटलीस्ट ये होगा कि आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क थोड़ा कम रहेगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में निवेश किया है, मिसाल के तौर पर टाइटन में, इन्फोसिस में, रिलायंस में, यस बैंक में। एक मेरे जानने वाले परिचित हैं, उन्हें स्टॉक मार्केट नहीं आता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ गूगल किया कि देश की सबसे अच्छी कंपनियां कौन सी हैं, वो उसी में पैसा डालते गए, हर महीनों साल महीने डालते चले गए। और ये 93, 94 की 2002-2003 की बात है जब से वो कर रहे हैं काम। और बहुत सिंपल वे में वो स्ट्रिक्टली अपने डिसिप्लिन को मानते रहे, पैसा डालते गए। नतीजा ये हुआ कि उनके पास करीब 50,000 प्लस इन्फोसिस, 60,000 प्लस TCS, ऐसे करके इकट्ठे बहुत सारे शेयर हो गए। ख़राब भी है, टॉप कंपनीज में कोल इंडिया भी आया एक टाइम पर, तो वो भी है उनके पास, मतलब ख़राब नहीं एज इन कंपेरेटिवली, या यस बैंक भी आया उनके पास, बट उनके पूरे पोर्टफोलियो का जो मेजर हिस्सा है वो इन्हीं क्वालिटी में चला गया, और उसकी वजह से डिविडेंड इतना आता है एंड बाकी इतना कुछ हो गया कि उनका पोर्टफोलियो बढ़िया बिल्ड हो चुका है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप क्वालिटी कंपनी में ज़्यादा पोजीशन रखिए, नॉन क्वालिटी में कम रखिए, और जितने टॉप नॉचेस में रहेंगे उतना पेन कम होगा। आज भी एशियन पेंट भी नीचे, मना नहीं कर रहा है, रिलायंस भी साल के लो पर है, या इन्फोसिस भी साल के लो पर है, बट उनमें आपको पता है कि आज नहीं तो कल ही वापस घूम घाम के ऊपर आ ही जाएंगे, बिकॉज दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस। लेकिन और कोई मिड कैप या स्मॉल कैप साल के लो पे जाता है तो आपको घबराहट ज़्यादा होती है, कहीं ये 10 रुपये ना आ जाए, 5 रुपये ना आ जाए, पेनी ना बन जाए। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि स्टे विद क्वालिटी। जहाँ मिड कैप में आप गए हो वहाँ हमेशा रिस्क बहुत होगा, तो रिस्क एसोसिएट करने की आप में कैपेटाइट है, आप झेल सकते हो रिस्क, तो आप ज़रूर जाओ, कोई इशू नहीं है फिर तो। ओके, SBI करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। प्रसन्नता सर, SBI से बेटर आप किसी और PSU, मतलब PSU में अगर आप जाना चाहते हो तो SBI इज द बेस्ट, आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप PSU नहीं तो किसी प्राइवेट बैंक में जहाँ ज़्यादा करेक्शन हो, टॉप 5 में HDFC, कोटक, ICICI, इंडसइंड, एक्सिस एंड SBI, आप हटाना चाहते हो तो इंडसइंड को भी हटा लो। बचे 5 में से आपको सबसे ज़्यादा गिरावट जो ऊपरी सरों से दिख रही है उनमें थोड़ी थोड़ी पोजीशन ऐड कर सकते हो। ये ज़्यादा लॉजिकल साउंड कर रहा है एटलीस्ट अभी। Can you explain how much STT increase for option writers and what is the new STT charge for my long term portfolio which is over 1 crore? सर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है अगर आपका तो आपको वैसे भी STT नहीं देना पड़ेगा, फिर तो आप STT के दायरे में नहीं हो। वन, दूसरा आप ऑप्शंस में नहीं हुए ना, फिर अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो ये ऑप्शन राइटर्स के लिए है। समझिए इस बात को। पहली चीज़, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। इन्वेस्टर वो होता है जो पोजीशन लेता है और शांति से सालों तक के लिए बैठ जाता है। ट्रेडर वो होता है जो पोजीशन आज लेता है और आज ही ख़त्म कर देता है, या आज लेता है 2-4 दिन में ख़त्म कर देता है। उनके लिए ऑप्शंस, अब जब ट्रेडर आ गए तो ट्रेडर में भी 2 तरह के लोग हो गए, एक जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एक जो BTST करते हैं, एक जो कैश मार्केट के शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि उन्होंने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे और ऊपर जाकर रिलायंस के 100 शेयर बेच दिए, या आज इंट्राडे में रिलायंस के 100 शेयर शॉर्ट के नीचे आके कवर कर लिए इंट्राडे में अगेन। अब आते हैं दूसरे वाले जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, यानी कि वो फ्यूचर के लॉट खरीदते हैं, फ्यूचर के लॉट बेचते हैं और ऑप्शंस खरीदते हैं एंड ऑप्शंस बेचते हैं। जो फ्यूचर के लॉट खरीदते या बेचते हैं, बेचने वाले के ऊपर, बेचने के ऊपर जो STT लगता था उसको 25% बढ़ा दिया गया है, और जो फ्यूचर के अलावा ऑप्शंस बेचते थे, ऑप्शन राइटर जिसे कहा जाता है, वो जब अपने ऑप्शन बेचते हैं तो उनकी ऑप्शन बेचने के ऊपर STT 23.5% बढ़ा दिया गया है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, अगर आप LTCG के दायरे को चेक करना चाह रहे हो तो उसके लिए मैं सही नहीं हूँ, आप किसी CA से उस पर संपर्क कर सकते हो, ज़्यादा बेटर आपको समझाएगा आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। और रही बात ये STT ट्रेडिंग के ऊपर, तो मैं उसके लिए कभी, क्योंकि मैंने आज तक ऑप्शंस पर राय ही नहीं दी खरीदारी या बेचने की, तो आप मुझसे पूछ के क्यों ही समय ज़ायर कर रहे हैं। बेटर यही है कि ये खबर मैं आपको समझा सकता हूँ कि ऑप्शंस राइटर अगर आप हैं जो ऑप्शन बेचते हैं, वैसे तो ऑप्शन कभी बेचना नहीं चाहिए, नेकेड ऑप्शन। नेकेड ऑप्शन में होता है जिनके पास पीछे अंडरलाइंग शेयर नहीं है, वो ऑप्शन ना बेचें, क्योंकि उसमें प्रीमियम अनलिमिटेड होता है और आप बहुत बुरा फंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं। तो ये काम कभी मत करिएगा, भले ही आपको कोई YouTube वीडियो बताए, कोई Instagram बताए कि अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इतना आसान होता तो सब कर रहे होते, आपको बता नहीं रहे होते, उल्टा कर रहे होते। तो जो बता रहा है वो खुद क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों वीडियो बना रहा है? इससे बेटर आप इस तरह की चीज़ें में मत पड़िए। बेटर इज़ ऑप्शन राइटिंग वही करें जिनके पास पीछे अंडरलाइंग में कैश के शेयर पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 10,000 ITC के शेयर हैं, से फॉर एग्जांपल, आप ऊपर ITC की दूर की कॉल को राइट कर सकते हैं,
उस केस में अगर आईटीसी का शेयर भाग जाता है तो आपके पास कैश के शेयर है देने के लिए, और अगर आईटीसी का शेयर नहीं भागता है तो ऊपर का सारा प्रीमियम आपका होगा। ऐसे काम होता था पुराने ज़माने में और एक्चुअल ट्रेडिशनल वे में। लेकिन अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वो नेकेड कर देते हैं, यानी कि पीछे अंडरलाइंग शेयर नहीं है, सिर्फ प्रीमियम खाने के लिए शॉर्ट कर देते हैं या कॉल बेच देते हैं। ऐसा काम मत करिए, फंसेंगे जिस दिन बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई है। क्यों ऐसा काम करना, शांति से 20% 15% तो स्टॉक दे ही देता है, उसी तरह से पैसा बना लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और टाटा पावर एंड सोना बीएलडब्ल्यू, विच इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म फर्दर। त्यागी साहब, सोना बीएलडब्ल्यू बहुत जल्दी आया हुआ स्टॉक है, ब्लॉक डीलें चल रही हैं, इसलिए ये नहीं कहा जाता कि लॉन्ग टर्म में रहने लायक है कि नहीं। दूसरी तरफ आता है टाटा पावर, वो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न दे चुका है, एक बार स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट के बाद ये लेवल आप देख रहे हो, मेरे ख्याल से 1:5 या 1:10 का स्प्लिट था। 2012-14 में कहीं स्प्लिट है, मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लूँगा, लेकिन ये बड़ा 3,000 रुपये का शेयर होता था, स्प्लिट करके यहाँ तक आया है। सो 1:10 हुआ फिर तो, और उसके बाद ये नीचे जाकर फिर भागा, और उसके बाद आप देख रहे हो उसे, तो अगेन ये भी भागा हुआ शेयर है। सो सॉरी टू से दैट, लेकिन दोनों शेयरों में लॉन्ग टर्म विजन ज़्यादा बेटर टाटा पावर का है, बट अकॉर्डिंगली नंबर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड होगा। इक्विटी बहुत बड़ी है इसकी भी। क्या केपीआईटी और डेटा पैटर्न्स के बाइंग 300 ही किए जा सकते हैं या फ्रेश एंट्री इंटरग्लोब एविएशन एचएएल के केस में सर फ्रेश एंट्री क्यों करना चाह रहे हो, जबकि ये शेयर पिछले वाले ओएफएस 1100 रुपये और नया ओएफएस 2500 रुपये, 2650 रुपये, यानी ओएफएस के दाम में ये 1500 रुपया चल चुका है। तो इतनी बड़ी इक्विटी रन अप आने के बाद इसमें एंटर करना नॉन एडवाइसेबल है। बाकी आप मोमेंटम ट्रेडर तो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इंडिगो के केस में अगेन क्रूड एंड जो मतलब दो ये सेक्टर का ही पैसा बना के नहीं देता किसी को, लेकिन इंडिगो लीडर है स्पेस का। अगर आप जाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क होता देखा नहीं मैंने स्पेस में। और रही बात इंडिगो की भी, तो भी वहाँ पर भी इंटरनल क्राइसिस हैं, प्रमोटर का माल बिक रहा है, खासतौर से 2 प्रमोटर में स्प्लिट हो रहा है, तो ऐसी खबरें भी हैं जिसके बीच में ब्लॉक हो रही है गंगवार फैमिली की तरफ से। सो अगेन यहाँ भी यही केविएट है कि आप बड़ा ध्यान संभल के कॉल लेना, यहाँ एग्जिट मुश्किल होंगे, एंट्री लेना बहुत आसान है, एग्जिट फंस जाएंगे आप अगर नहीं मिला आपको दाम। तो मोमेंटम है, तो मोमेंटम कैप्चर करना चाहे तो कर सकते हैं। और रही बात केपीआईटी एंड डेटा पैटर्न्स की, तो डेटा पैटर्न सर नया स्टॉक है, अभी हाल की लिस्टिंग है, तो बहुत समय हुआ नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसे भी नहीं सोच सकते। और केपीआईटी पूरी तेज़ी में 2020 से लेकर अब तक की तेज़ी में सबसे बड़ा मल्टीबैगर रहा है, सीजी पावर टीटीएमएल के साथ 1200 1250% चलने के बाद शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा कूल ऑफ होने से ज़्यादा बेटर। तो ये चारों में एज ऑफ नाउ को ऐसा नाम नहीं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, एज ऑफ नाउ। बाकी आप नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बात, कॉल ही अलग होगी फिर तो। वाई डू म्यूचुअल फंड यूजुअली डोंट हैव अ मेजर पोजीशन इन इट डिस्पाइट इट्स अ कंपाउंडर। टाइटन की यहाँ बात हो रही है। देखिए सर, पहली चीज़, टाइटन के केस में 26% या शायद 29% स्टेक तो सिर्फ तमिलनाडु सरकार का है, टिडको का। टिडको इज़ तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उन्होंने बहुत अक्लमंदी से इसमें स्टेक ले लिया था, और वो स्टेक वो आज तक रखे बैठे हैं, वो बेचा नहीं उन्होंने। उस स्टेक पे उन्हें करीब 200 करोड़ रुपए का डिविडेंड आता है, 180 करोड़ रुपए के आसपास का। सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज टाटा ग्रुप। तो पहली चीज़, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन प्रमोटर की सबसे बड़ी होल्डिंग तमिलनाडु सरकार की है, और प्रमोटर जो कहलाते हैं वो टाटा ग्रुप है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नॉन प्रमोटर में क्लासीफाई करा रखा है, तो 50% होल्डिंग तो वहाँ चली गई। अब उसके बाद जब बची हुई हिस्सेदारी, उसमें म्यूचुअल फंड में LIC बैठा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं, एंड HNIs भी हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड के पास है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खाली है, बट म्यूचुअल फंड्स ओन इट, और विद टाइम वो अपनी होल्डिंग्स को कट डाउन करते रहते हैं साइजेबल वे में। सो अगर जेम्स एंड ज्वेलरी में स्टेक लेना चाहेंगे तो ज़रूर लेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ख़राब है, म्यूचुअल फंड क्यों नहीं ले रहे, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं सर, कि किसी एक कंपनी में 5% लेना है, किसी एक सेक्टर में 20% होना चाहिए, और उनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी क्या लेती है कॉल, कौन सी कंपनीज में जाना है, कितना मार्केट कैप है, किस सेक्टर में जाना है नहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करता है। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जिसमें जाना चाहते हैं जाते हैं, उसमें नहीं जाना चाहते नहीं जाते, बट स्टिल दे ओन टाइटन। ऐसा नहीं कि वो ओन नहीं करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड सब ओन करते हैं उसको, तो इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक टू ओन। बस रनअप थोड़ा चल चुका है, वो बात अलग है, नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। Is my trip for long term? सागर सर, अवॉइड एज मच एज यू कैन अवॉइड,
मतलब मैं इसमें कम ही ऐसा वक्तव्य देता हूँ, लेकिन मैं स्टिल यही बोलूँगा एज मच एज यू कैन अवॉइड। इसलिए नहीं कि कंपनी में क्या फ्लॉ है, वो तो अभी पता चलेगा जब नंबर्स समय के साथ बढ़ेंगे आगे। अभी तो सामयिक कितना हुआ है, लेकिन 3 साल या 2-3 साल की लिस्टिंग में 2 बोनस देना कुछ सही नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्यों। इतनी बड़ी इक्विटी डाइल्यूशन, वो भी इतनी जल्दी, डिस्पाइट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बट स्टिल इतना बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन वो भी इतनी जल्दी, थोड़ा सा कॉशियस है मेरा स्टांस। सो देख लेना आप एक बार को नंबर्स वगैरह, उसके बाद कोई कॉल लेना। SBI 527 आराम से होल्ड करिए, इंडिया सीमेंट 220 आराम से होल्ड करिए। रवि सर, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समय दे सकते हैं, SBI में भी एंड इंडिया सीमेंट में भी। थोड़ा नीचे ज़रूर आया SBI, बट 2 क्वार्टर के नंबर ठीक थे, शायद 1 क्वार्टर के नंबर भी ठीक आए, अगर आते हैं तो कैरी कर सकता है। और इंडिया सीमेंट बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है, 260 रुपये पर डील हुई थी वो JSW सीमेंट के साथ शायद इनकी, उसके बाद से शेयर नीचे आया हुआ है। तो मतलब 180-70 तक देखा था मैंने लास्ट, अब तो पता नहीं कहाँ पर है, बट आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं, दोनों कंपनियों में खराबी नहीं है, होल्ड करने लायक है। ओके, एंड देन कम्स आरती इंडस्ट्री क्यों गिर रहा है प्रसन्नजीत सर? ये केमिकल स्पेस के साथ ही नीचे आ रहा है, वन और डीमर्जर भी हुआ था, तो दोनों कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के साथ प्लस केमिकल की सेल ऑफ का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नथिंग मच बट नंबर्स वीक, डीमर्जर के बाद से ही टूट रहा है। तो अभी तो जरा इस क्वार्टर के नंबर देख लेते हैं कि डीमर्जर के बाद शायद पहला नंबर आएगा ये, सो एक बार देखने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर पिक्चर यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेगी, बट स्टिल अवॉइड ज़्यादा बेटर है इसमें। ओके, एंड देन कम्स REPL। कौन सा स्टॉक हुआ REPL का तो मुझे आइडिया भी नहीं कौन सा स्टॉक की बात हो रही है। आज क्या हुआ मार्केट में? सर मार्केट तो वही सीमित दायरा 16,800 17,200, तो आज ऐसे तो कुछ हुआ नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप में सेल ऑफ ज़्यादा है, वो 31 मार्च की एडजस्टमेंट भी मान सकते हैं आप, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो कुछ कुछ वो सेल ऑफ, कुछ कुछ रेंज बाउंड सेल ऑफ, कुछ कुछ जो लॉन्ग थे सिस्टम में वो लेके नहीं जाएंगे फ्राइडे को, कुछ कुछ ही म्यूचुअल फंड और F&O वाली खबरों के बीच में सेल ऑफ। आप ये नहीं भूल सकते ना कि TCS के पास 30,000 करोड़ रुपए कैश, और 30,000 करोड़ रुपए कैश में उनका मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट और म्यूचुअल फंड्स में होता है, तो उनके ऊपर तो टैक्स लगेगा। तो जो कैश रिच कंपनीज हैं जिनके पास मेजर होल्डिंग इनटू बॉन्ड्स हैं, उनमें इशू आएगा। प्लस जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करते हैं जैसे टाटा स्टील, जैसे IRFC एंड ऑल, उनके बॉन्ड्स को म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब करते हैं, उनको भी हिट लगेगा। जब उनको पैसा नहीं आया तो वो कहाँ से करेगा। प्लस जितनी इंफ्रा कंपनीज हैं उनकी बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करते हैं म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को, वो कैसे पैसा उठाएंगी, वो आगे एक्सपैंड कैसे करेंगे। तो इट्स अ साइकिल जो इम्पैक्ट करती है। तो यही सब चीज़ें, थोड़ा बहुत प्रेशर तो मार्केट में उसकी वजह से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी सेंटिमेंट 16,800 17,200, इसको याद रखिएगा। इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।